पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिमू के सामने वो मास्क मैन आकर पहुंच चुका था क्योंकि उसको चाहिए था वो ही चूहा जो कि शिमू ने पकड़ा होता है। तो वो उसी को लेने के लिए आया हुआ था। पर जैसे ही शिमू मास्क मैन को देखता है उसका दिमाग घूम जाता है कि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए उस मास्क मैन के साथ फाइट करने की कोशिश करता है। मास्क मैन अभी तक ये पहचान तो नहीं पाता कि शिमू असल में कौन है, लेकिन जब शिमू से फाइट करने लग गया था तो वो भी उससे लड़ना शुरू कर देता है। पर शिमू कुछ खास यहाँ पर कर नहीं पाता और जैसे मास्क मैन उसकी जान लेने वाला था वहां पर जिमिन नाम की एक लड़की पहुंच जाती है। जिमिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो वो अपनी पावर का यूज करते हुए मास्कमैन को बहुत मारती है। इतना मारती है कि मास्कमैन की हालत खराब हो चुकी थी और उसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। इस तरह से जिमिन ने शिमू की जान बचा ली थी। तो शिमू यहाँ पर जिमिन से बिल्कुल इम्प्रेस हो चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वो फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर शादी वगैरह की तैयारी शुरू कर दी गई थी क्योंकि आज ही जूनर की शादी होने वाली है वो फैमिली के मास्टर के साथ। लोगों को तो लगता है कि यहाँ पर वो हुआ के साथ शादी होगी जूनर की, लेकिन अंदर तो प्लान कुछ और ही चल रहा है। तो इस शादी के अंदर ढेर सारे मेहमान आ रहे होते हैं, सभी का स्वागत किया जा रहा था जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे थे। तो उन्हीं मेहमानों में यहाँ पर तियानहुआ को भी बुलाया जाता है। जैसे ही तियानहुआ यहाँ शादी के महल के अंदर आया था उसको सामने एक लड़का दिखाई देता है जो कि बिल्कुल अजीब और पागलों जैसी हरकत कर रहा था और ये भी बेटा ही होता है उसे मास्टर जो है वो फैमिली का उसका। लेकिन ये दूसरा वाला बेटा है जो कि दिमाग से थोड़ा पैदल है, मतलब मेंटल टाइप का बंदा है ये। तो अब यहाँ पर लग रहा था कि इसी की शादी करवाई जा रही है जूनर के साथ, जबकि बात तो चल रही थी कि वो हुआ के साथ होगी जो कि नॉर्मल बंदा है। लेकिन नहीं, अब यहाँ पर बदल दिया गया दूल्हे को। तो तियानहुआ भी देखकर हैरान रह जाता है कि यार ये तो पागल आदमी है, आखिर कोई लड़की कैसे इसके साथ शादी कर सकती है, क्योंकि तियानहुआ को नहीं पता कि यहाँ पर असल में चल क्या रहा है। उसको खाली इन्विटेशन दिया गया था इस शादी में आने का, तो वो शादी को अटेंड करने के लिए पहुंच गया। मास्टर हुआ जब तियानहुआ को देखता है तो वो उसको कहने लग जाता है कि अरे वाह तियानहुआ तुम आ गए। तो तियानहुआ भी उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि आपको कांग्रेचुलेशन, जो आपको आपकी बहू मिलने वाली है। मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आपके फैमिली के लिए कि आपका जो वो फैमिली है वो आगे और भी ज्यादा बढ़े और आपके फैमिली में खुशियां आ जाए। तो मास्टर हुआ जो था वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तियानहुआ को वो बिठाना शुरू कर देता है कि आओ बैठो ना। तो जैसे तियानहुआ बैठा होता है वहां पर वो जो शिमू के मामा होंगे उनका बेटा आ जाता है जिसको उसके फादर ने खूब डांट लगाई थी। वो यहाँ पर आने के बाद तियानहुआ से कहने लग जाता है कि अरे तुम तो तियानहुआ हो ना, मार्शल डिसाइपल, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर। तो वैसे तुम यहाँ पर आकर बैठे हो, प्रैक्टिस करने नहीं जाना है क्या? तुम्हें डर नहीं लगता कि क्या पता कोई आगे तुमसे ज्यादा प्रैक्टिस कर ले और तुम्हारी पोजीशन को वो छीन ले नंबर 1 रैंकिंग वाली? तो ये सुनकर तियानहुआ कहने लग जाता है कि अगर इस सिटी के अंदर तुम जैसे बंदे अगर भरे हुए होंगे ना तो मेरे ख्याल में मुझे जिंदगी भर कल्टीवेशन करने की जरूरत नहीं है, तब भी मैं अपना फर्स्ट रैंक का टाइटल हासिल करके ही रखा रहूंगा। तो ये सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मुझे बेइज्जत किया। लेकिन उसको शांत कराने के लिए वहां पर वो हुआ आ जाता है और उसको कहता है कि तुम शांत हो जाओ और जाओ यहाँ से। इसके बाद वो हुआ तियानहुआ से कहता है कि माफ करना, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो जिसको जब गुस्सा चढ़ता है ना तो कुछ भी कह देता है। तियानहुआ को तो यहाँ पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मैं यहाँ शादी वादी में आना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मजबूरी में बुला लिया गया इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो अब जब यहाँ पर तियानहुआ बैठा ही होता है कि उसको सामने आता हुए नजर आता है शिमू। जैसे उसने शिमू को देखा था वो उसको देखकर हैरान रह जाता है कि यार ये बंदे को मैंने कभी देखा तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। उसके दिमाग में वही मास्क मैन नजर आता है जिसके साथ उसने फाइट की थी और उस टाइम वो शिमू ही था मास्क लगाकर। तो तियानहुआ कह रह जाता है कि कहीं ये वही तो बंदा नहीं है ना जिसको मैंने चैलेंज किया था कि बाद में मैं फिर से फाइट करने के लिए आऊंगा। तो अपने शक को कंफर्म करने के लिए वो शिमू के पीछे करना शुरू कर देता है ताकि उसके पास जाकर उससे ये बात कंफर्म कर सके। लेकिन जैसे यहाँ पर वुहान देखती है कि तियानहुआ शिमू के पीछे जा रहा है, वो बीच में आ जाती है उसके रास्ते के, जिस वजह से तियानहुआ का उसको धक्का लग जाता है। वो उससे माफी मांगने लग जाती है कि माफ करना, मैं गलती से आपके रास्ते के बीच में आ गई थी। तो जब तक कि यहाँ पर तियानहुआ का ध्यान भटका था तब तक शिमू जो होता है वो वहां से निकल चुका था। वुहान शिमू को बचाने के लिए ऐसा कर रही थी जिसमें वो कामयाब रही। तो ये देखकर तियानहुआ हैरान रह जाता है कि आखिर ये बंदा गया कहाँ, अभी तो यहीं पे खड़ा था। वो शिमू को आसपास ढूंढना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें करीब 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब पहली बार यहाँ पर वुहान को पता चला था कि दूल्हे को बदला जा रहा है। तो सबसे पहले ही वो ना चुपके से पहुंच चुकी थी वो फैमिली के घर के अंदर और उसने चप्पे चप्पे की निगरानी रखना शुरू कर दिया था कि किस तरह से जब सारे मेहमान भी वहां पर मौजूद होंगे ना उनके बीच से भी जूनर को वहां से गायब किया जा सकता है ताकि जूनर को वो फैमिली के अंदर से बाहर निकाला जा सके और उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। तो ये वुहान शिमू के साथ मिलकर सारा का सारा प्लान बना रही थी और उनका प्लान पूरी तरह से तैयार भी हो चुका था। वो शिमू से कहती कि देखो शिमू, मैंने हर एक रास्ते
रास्ते को ना इस पे निशान बनाया जहाँ पर सिपाही कम होते हैं, जहाँ से तुम आसानी से अंदर जाकर जूनर को बचा पाओगे। तो प्लान को चलने के मुताबिक जैसे ही यहाँ पर शादी की तैयारियां हो रही थी, शिमू जो होता है वो अपना हुलिया बदलकर एक नया मास्क लगाकर अपने ऊपर आता है और वो चुपके से जा चुका था जूनर के कमरे की तरफ ताकि वो उसको यहाँ से बाहर निकाल सके। अब पुराना वाला मास्क नहीं लगाया क्योंकि त्यानाव यहाँ पर मौजूद है तो वो उसको तुरंत ही पहचान लेगा, इसलिए नया मास्क लगाया था उसने, इस वजह से जल्दी कोई उसको पहचान नहीं सकता। लेकिन त्यान हुआ जो था वो यहाँ पर उसके पीछे पड़ चुका होता है। वो कह रहा था कि मेरा शक जा रहा है ना कि पक्का ये वही बंदा है जिसके साथ मैंने फाइट की थी, मैं इसको हाथ छोड़ूंगा नहीं, अच्छा मौका मिला इसको कोने में ही दबोच लूंगा। दूसरी तरफ बेचारी जूनर जो होती है उसको तैयार किया जा रहा था शादी के लिए, वो बिल्कुल इमोशनल होती है, मजबूरी में आकर उसको ये शादी करनी पड़ रही थी, लेकिन अभी तक इसको यह नहीं पता कि उसकी शादी एक पागल से कराई जा रही है। दासी जो थी वो कहने लग जाती कि देखिए मिस जूनर, जल्दी करनी होगी आपको क्योंकि लेट हो रहा है, मैंने कपड़े वगैरह रख दिए हैं, जल्दी से इसको चेंज कर लीजिए। पर तभी कमरे के अंदर आकर पहुंच जाता है शिमू। जैसे वो यहाँ पर आया था, वो लड़की होती है दासी, उसको पहले वो अपनी पावर का यूज करते हुए स्टॉप कर देता है और उसके बाद जूनर को वो अपना चेहरा दिखाते हुए कहता है कि जूनर, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी शादी किससे कराई जा रही है? तो जूनर कहती है कि हाँ मुझे पता है ना कि वो हुआ है जिसके साथ मेरी शादी कराई जा रही है, जो कि मास्टर का बड़ा बेटा है। तो शिमू कहता है कि नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारी शादी ना मास्टर के छोटे बेटे जो कि दिमाग से पैदल है, पागल है, वो उसके साथ शादी कराई जा रही है। तुम्हें अभी तक के नहीं बताया गया, जब शादी हो जाएगी ना उसके बाद तुम्हें बताया जाएगा। यही चीज के मैं बारे में बताने के लिए तुम्हें आया हूँ। बेचारी जूनर को तो सदमा ही लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा धोखा वो मेरे साथ कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर शिमू जो होता है वो उस दासी को वापस से पहले जैसा करते हुए कहने लग जाता है कि बताओ तुम्हें क्या क्या जानती हो तुम, झूठ कहने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ पर वो लड़की दासी जो थी कुछ बताने को तैयार तो नहीं होती, तो शिमू उसको धमकाना शुरू कर देता है कि मैं काट कर रख दूंगा तुम्हें अगर तुमने एक बार भी और झूठ कहा, तो इसलिए बेहतर होगा कि सब कुछ सच सच बता दो। तब जाकर वो जो दासी होती है वो डर जाती है और कहने लग जाती है कि हाँ मैं बताती हूँ कि यहाँ पर जो शादी हो रही है ना वो छोटे बेटे से हो रही है, वो वैसे जूनर की शादी बिल्कुल भी नहीं हो रही। मास्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि मैं बिल्कुल भी पता लगने ना दूं जूनर को कि उसकी किससे शादी हो रही है जब तक कि शादी कंफर्म नहीं हो जाती, इसलिए मैं एनी टाइम जूनर के आसपास भटक रही थी ताकि उसको कोई शक ना हो। बेचारी जूनर को सदमा लग जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो बिल्कुल घबरा चुकी थी। शिमू को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो यहाँ पर खुद पहले पूछना चाह रहा था जूनर से कि जूनर तुम क्या करना चाहती हो, तो जूनर उससे कहती कि मुझे यहाँ से भागना है, क्या तुम मुझे यहाँ से भगा ले जाओगे? मुझे नहीं करनी है शादी, ये लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, मुझे सिर्फ तुम्हारे पर भरोसा है कि तुम ही अब मुझे यहाँ पर बचा सकते हो। तो शिमू यही तो सुनना चाह रहा था। वो तुरंत ही जूनर को लेता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। पर यहाँ पर मुसीबत कम नहीं थी, जैसे वो भाग रहा था वहां पर कोई आकर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। एक के बढ़कर एक करके वो अटैक करता जा रहा था और ये बंदा कोई और नहीं था बल्कि था त्यानाव। त्यानाव यहाँ पर आने के बाद शिमू से कहने लग जाते कि तू तो वही मास्क मैन है ना, अब मैंने कंफर्म कर लिया तेरी पावर को देखकर ना, इसलिए तो तुझ पर अटैक किया था ताकि तू इस अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर का यूज करे, और अब मुझे कंफर्म हो चुका है कि जिसके साथ मैंने फाइट की थी तू वही बंदा है। मुझे लगा कि यहाँ पर तू किसी और काम के लिए आएगा, लेकिन तू तो यहाँ पर इतनी घटिया हरकत करेगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तू तो दुल्हन को भगा कर ले जा रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। मुझे लगा तू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा कल्टीवेटर होगा, तेरे लिए मेरे अंदर रिस्पेक्ट थोड़ी सी थी, लेकिन सारी रिस्पेक्ट खत्म हो गई, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इतना बड़ा अपराध कर रहा है तू। वो तुरंत यहाँ पर शिमू के साथ फाइट करना शुरू कर चुका था, लेकिन शिमू भी यहाँ पर उसके साथ लड़ने लग जाता है। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। शिमू यहाँ पर उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम समझ नहीं रहे, मुझे यहाँ से ना जूनर को ले जाना है वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी त्यानाव कहने लग जाता है कि दुल्हन को चुराता है ये बहुत बड़ा अपराध है, तुझ जैसे को तो मार्शल कल्टीवेटर कहना भी नहीं चाहिए, तू मार्शल कल्टीवेटर कहना के लायक भी नहीं है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तू एक धब्बा है मार्शल कल्टीवेटर के ऊपर। वो यहाँ पर शिमू की जान लेने की कोशिश कर रहा था। तो शिमू कहता है कि ठीक है, तुझे यहाँ पर ना बात करके मतलब नहीं है, जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से मानते नहीं, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, आजा भिड़ ले फिर। तो वो तुरंत ही शिमू यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए त्यानाव के साथ फाइट करने लग जाता है। दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था और जैसे बैटल की आवाज आ रही थी अंदर लोग देखकर हैरान हो जाते कि क्या हो रहा है, कोई लड़ रहा है क्या बाहर? तो मास्टर वो जो था वो कहने लग जाते कि नहीं नहीं कुछ पटाखे वगैरह फूट रहे होंगे, आप लोग बिजी रहिए ना शादी की तैयारियों में। वो जल्दी जल्दी शादी निपटाना चाह रहा था ताकि बाहर ये बात किसी को पता ना चल जाए, लेकिन वो अपने बेटे से जरूर कहता है कि वो हुआ, जाओ देखो कि बाहर क्या हो रहा है, मेरा जो प्लान है ना उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए जूनर को कि उसकी शादी किससे हो रही है जब तक की शादी कंफर्म नहीं हो जाती। तो हुआ भी कहने लग जाता है कि ठीक है फादर, मैं अभी जाता हूँ और देख कर आता हूँ कि क्या चल रहा है बाहर। लेकिन वुहान जो थी वो तुरंत ही वो हुआ को पकड़ कर कहने लग जाती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो दुल्हन के आने का टाइम है ना, तुम्हें तो यहाँ पर होना चाहिए, तुम साथ में दुल्हन को लेकर आना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम तो मुहूर्त को निकालते जा रहे हो। लेकिन वो हुआ कहने लग जाते कि देखो अभी सही टाइम नहीं है, मुझे बहुत जरूरी काम करने के लिए जाना है, तो तुम यहीं पर रुको, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ, उसके बाद तो मैं साथ में ले जाऊंगा दुल्हन को लाने के लिए, बस 5 मिनट रुक जाओ। लेकिन वो हाँ तो यहाँ पर उसको छोड़ने वाली नहीं थी, उसको वापस से पकड़ लेती है और कहने लग जाती कि नहीं मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, मुझे तो लगता है कि ना तुम कुछ ना कुछ तो मजेदार चीज करने के लिए जा रहे हो और मुझे वहां पर नहीं ले जा रहे, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ
साथ चलेंगे, चलो हम दोनों वो मजेदार चीज करते हैं, कोई रस्म होगी या कुछ तो होगा, तुम जिसको अकेले करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो उसको घसीट कर वहीं पे पकड़ चुकी थी। यहाँ पर ये देखकर वो हुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में ही सीधा वुहान को धकेल कर गिरा देता है कि भागो यहाँ से, मैंने कहा ना मुझे जरूरी काम है। लेकिन जब यहाँ पर वुहान गिर जाती है तो वो उसको संभालने के लिए जाता है, क्योंकि सारे लोग देख रहे थे कि आखिर ये वो हुआ कितना ज्यादा गुस्से वाला बंदा है। तो मामले को सुलझाने के लिए वो वुहान को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वुहान तो अब यहाँ पर और सीन क्रिएट करने लग जाती है कि तुमने मुझे धक्का मारा, तुम्हें एक लड़की की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, तुम कितने बुरे हो, जाओ मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, आखिर मुझे तुम धक्का कैसे मार सकते हो, देखो मुझे कितनी चोट लग गई। वुहान जितना हो सकता था उतना टाइम देने की कोशिश कर रही थी शिमू को कि तब तक वो जूनर को यहाँ से भगा ले जाए। सारे लोग यहाँ पर ये देखकर कहने लग जाते हैं कि देखो देखो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, लगता है कि यहाँ पर कोई मैटर होने वाला है। मास्टर वू जो था वो कहने लग जाता है कि ये जो वुहान है ना, आज से पहले कभी भी वो हुआ के करीब भी नहीं आई, ना कभी उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन आज तो देखो ऐसा चिपक रही है कि मानो वो दोनों बचपन के दोस्त हो। मामले में मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, दाल में जरूर कुछ काला है। ये वुहान जो हरकत कर रही है ना, वो कुछ चीज को छुपाने के लिए ऐसी हरकत कर रही है, मुझे इसका पता लगाना होगा। मास्टर वो जो था बड़ा चालू आदमी है, वो सब कुछ समझ गया, इसलिए वो बात को घुमाने के लिए यहाँ पर वुहान के पास आता है और अपने बेटे को ही चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो हुआ ये क्या किया तुमने, इनको गिरा क्यों दिया, देखो चोट लग गई ना, माफी मांगो वुहान से, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो यहाँ पर वो हुआ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर माफी मांग लेता है कि ठीक है वुहान मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें धक्का मार दिया। तो अब मास्टर वो कहने लग जाते हैं कि ठीक है तुम्हारा काम हो गया, निकलो यहाँ से, जो मैंने काम दिया है उसको करके आओ। मास्टर तो अपने बेटे को यहाँ से भगा चुका था। वुहान जो थी वो जाने की कोशिश करती कि नहीं वो हुआ तुम अभी नहीं जा सकते, वो उसको रोकना चाह रही थी, लेकिन मास्टर वो जो होता है वो वुहान से कहता है कि नहीं तुम कहाँ जा रही हो, तुम रुको ना यहीं पे, वुहान बहुत हो गया, अभी जो कोई रस्म वगैरह शुरू नहीं हुई है, कुछ भी मजे करने के लिए नहीं जा रहा है, वो हुआ कुछ सामान लाने गया है, तो तुम उसके साथ क्यों जा रही हो, यहीं पे रुको आराम से। दूसरे वाले कमरे के अंदर सारी जो लड़कियां मेहमान है ना वो लोग बैठी हुई, तो तुम क्यों ना वहां पर चली जाओ, वहां जाकर आराम करो तो अच्छा होगा। तो ये सुनकर वुहान कहने जाती कि ठीक है जब आपने ऐसा कह दिया तो मैं जाती हूँ। वुहान तो वहां से जा चुकी थी तब तक कि वो हुआ भी निकल जाता है कोर्टयार्ड में जाने के लिए, ताकि देख सके कि वहां पर असल में फाइट किसकी हो रही है। तो जैसे ही वुहान जहाँ पर लड़कियां रहती हैं उस कमरे की ओर जा रही थी, तो उसके जाने के बाद मास्टर वो जो होता है अपने सिपाहियों से कहता है कि सिपाहियों मुझे लग रहा है ना कि आज कुछ तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए पूरी की पूरी आर्मी को तैयार रखो और हमारा जो महल है ना उसके चारों तरफ निगरानी पे लगा देना। मैं नहीं चाहता कि एक भी बंदा यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाले। समझ रहे हो ना कि क्या कहना चाह रहा हूँ? तैयारी एकदम कड़क होनी चाहिए। तो वहीं पर वुहान जो थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में होती है कि शिमू ठीक तो होगा ना, उसने काम किया होगा या नहीं किया होगा, मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, मुझे एक काम करना चाहिए, जाकर चेक करना चाहिए कि अभी तक के शिमू जूनर को लेकर भागा या नहीं भागा। इसके बाद हम कोर्टयार्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर अभी तक के तियान हाओ और शिमू के बीच में बैटल हो रहा था। शिमू यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश करता और जूनर को लेकर भाग रहा था, लेकिन बिन बुलाया मेहमान ये तियान हाओ बीच में आकर उसको परेशान करने लग गया था। वो उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहा होता है। वो यहाँ पर शिमू से कहता है कि देख शिमू आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तू यहाँ पर जूनर को छोड़ और कल्टी मार ले वरना जान से मार दूंगा तुझे। लेकिन शिमू कहता है कि मुझे मारने से पहले तुझे अपनी स्किल्स दिखानी होगी कि तेरे अंदर जान भी है या नहीं जान है, क्योंकि मैं कोई नल्ला आदमी नहीं जो इतनी आसानी से तेरे हमलों से मर जाऊं। तो यहाँ पर वो तियान हाओ कहने लग जाते हैं कि ठीक है फिर ये तो टाइम ही बताएगा। वो दोनों यहाँ पर फिर से एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन तभी बीच में आकर पहुंच जाता है वो हुआ जो अपने पूरे कई सारे दोस्तों को लेकर आया हुआ था। अब तो मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई। यहाँ पर तियान हाओ जो होता है वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक करने की कोशिश करता है शिमू के ऊपर, लेकिन शिमू उसके हर एक अटैक का जवाब देता, वो उसको बहुत मारता है। जब यहाँ पर तियान हाओ पीछे हट चुका था तो यहाँ पर वो जो वो हुआ अपने साथियों को लेकर आया था वो सभी अब शिमू के ऊपर अटैक करने को तैयार थे ताकि वो जूनर को उसके हाथों से छीन सके। शिमू जूनर से कहता है कि जूनर तुम साइड हो जाओ, इनको मुझ पर छोड़ो, मैं इनको आसानी से हैंडल कर लूंगा। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जितने भी बंदे यहाँ पर आए थे उनके ऊपर वो अटैक करना शुरू कर चुका था। ढेर सारे लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन एक ही पंच के अंदर उसने सभी को ढेर कर दिया और उसके बाद वो जूनर को लेकर भागना शुरू कर देता है। वो हुआ कहता है कि पकड़ो उसको ले जाने मत देना जूनर को, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो जितने भी लोग थे वो सभी पहुंच जाते हैं शिमू के पीछे ताकि उससे जूनर को छीन सके, लेकिन तभी बीच में आ जाती है वुहान जो यहाँ पर आने के बाद नाटक करते हुए सीधा तियान हाओ के ऊपर ही कूद जाती है। तो तियान हाओ जल्दी से उसको गोद में लेते हुए बचाता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वुहान कहती कि देखो मैं इस बार फिर से तुम्हारे ऊपर गिर गई, लगता है कि हम दोनों का ना किस्मत में ही ऐसा गिरना लिखा हुआ है। वो यहाँ पर वापस से तियान हाओ का टाइम बर्बाद करने की कोशिश करी ताकि वो शिमू के पीछे ना जा सके, क्योंकि बाकी लोग जो उसके पीछे गए वो तो नल्ले हैं, तो शिमू आसानी से उनको हैंडल कर लेगा, बस तियान हाओ को ही बीच में रोकना था। तो यहाँ पर वुहान तियान हाओ का टाइम पास कर रही होती है। वो कहने लग जाती है कि मैं भी जाती हूँ, कौन बंदा गया है दुल्हन को लेकर उसके
पीछे। तो तियानो भी उसके पीछे जाते हुए कहने लग जाता है कि अरे तुम रुक जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वो हुआ के साथी जो थे उनको शिमू कहीं मिलता ही नहीं, तो वो हुआ उनसे कहने लग जाते कि गधे के बच्चों कहीं के, नहीं दिखा के तुम्हें, वो जाओ और जल्दी से लेकर आओ जूनर को, पूरा जंगल खोद डालना है, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन वुहान ने यहाँ पर सबका मस्त वाला टाइम पास कर दिया था। तब तक के टाइम मिल चुका था शिमू को, अब वो सीधा जूनर को लेकर साइड में हो जाता है। वो काफी दूर निकल कर आ चुका था, पर तभी कोई उसको ऐसा लगता है कि उसके पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए वो अपना ब्लेड उठाता है और सीधा उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो वुहान होती है जो भागते हुए यहाँ तक आ चुकी थी। तो शिमू तुरंत ही अपने अटैक को रोकता है, वरना तो वो वुहान को ही काट कर रख दिया होता। ये तीनों के तीनों काफी दूर आ चुके थे, उन्होंने फाइनली जूनर को बचा लिया आने वाली इतनी बड़ी मुसीबत से। शिमू जो था वो यहाँ पर जूनर को बताने लग जाता है कि ये ना मेरी बहन है और यही वो है जिसको सबसे पहले पता चला था कि तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो रही है, और उसके प्लान के मुताबिक चलते हुए हमने तुम्हें बचाया है। तो यहाँ पर जूनर वुहान का शुक्रिया करती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे बचाया। तो जूनर कहती कि अरे यार शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, तुम ऐसा कहोगे तो मुझे शर्म आ जाएगी। वैसे सारी की सारी चीजें मेरे भाई की वजह से ही हो पाई हैं, उसने तो अपनी पावर का यूज करते हुए तुम्हें बचाया। यहाँ पर बेचारी जूनर अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी इस चीज को लेकर कि अगर यहाँ पर आज मेरी शादी हो जाती तो मेरा क्या होता। मैं एक ऐसे अंधेरे के अंदर जाकर कैद हो जाती जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं यहाँ पर किस तरह से जिंदगी गुजार रही हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। तुम लोगों ने आज मेरी जिंदगी बचा ली है, ये एहसान रहेगा मेरा, इसलिए मैं रिस्पेक्ट पेश करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पर शिमू कहता है कि नहीं, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है, जब हमें पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है तो आपकी जगह कोई और भी होता ना तो भी हम वैसा ही करते, क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने गलत होते हुए नहीं देख सकते। आखिर कितने घटिया लोग वो हो सकते हैं जो कि दूल्हे को ही बदल दे। तो ये हमारा फर्ज है कि लोगों की मदद करना, इसी के लिए हम यहाँ पर आए थे। वैसे अभी तक के वो लोग शांत तो हुए नहीं होंगे, वो लोग अभी भी आपके पीछे लगे होंगे ताकि आपको किसी भी हालत में ढूंढा जा सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे घर पे चलती है ना रहने के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वहां पर आपको कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। मानता हूँ कि थोड़ा गलत कह रहा हूँ कि किसी पराई लड़की को ऐसे किसी और के घर में नहीं रहना चाहिए, लेकिन अभी सिचुएशन के हिसाब से ना यही बेस्ट लग रहा है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप मेरे घर पर आकर रह सकती हैं, मैं आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जूनर कहती कि बिल्कुल जैसा तुम कह रहे हो ना वो बहुत सही है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। तो इसके बाद ये तीनों की तीनों काफी ज्यादा खुश हो चुके कि चलो आज का काम तो हो गया। वो तुरंत यहाँ से शिमू के घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ये लोग यहाँ से जा रहे थे वहां पर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक आकर लगता है। ये अटैक किसी और ने नहीं किया था बल्कि किया था उसी तियान हाओ ने। वो भी देखिए शिमू का पीछा नहीं छोड़ना चाह रहा था। वो कहता है कि दुल्हन चुराने वाला बंदा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू इतना घटिया है ना कि तेरी हरकत सुनकर मुझे शर्म आ रही है, घिन आ रही है मुझे। वो तुरंत यहाँ पर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार करता है, शिमू के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन शिमू को यहाँ पर वो जो ब्लेड मिला था वो उसकी मदद से तियान हाओ के साथ फाइट करने लग गया था। दोनों के बीच में कमाल का बैटल होता है जहाँ पर तियान हाओ तो रुकने को तैयार ही नहीं, वो अपने सारे अटैक का यूज कर लेता है ताकि किसी भी हालत में शिमू को वो जान से मार सके। शिमू अभी भी यहाँ पर उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, देख क्या तू पागल है, तू जब सच्चाई सुनता ना तो खुद यहाँ पर तू मेरी हेल्प करता है जूनर को बचाने के लिए, अगर तू सही इंसान होता तो, लेकिन तू यहाँ पर मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। समझ तो ले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन तियान हाओ तो सुनने को तैयार ही नहीं। वो यहाँ पर अभी भी पागलों की तरह शिमू की बस जान लेने के लिए लगा हुआ था कि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो दोनों इतने ज्यादा गुस्सा थे कि अभी यहाँ पर एक दूसरे को पटक कर जान से मार डालेंगे, लेकिन जैसा वो ये करने वाले थे बीच में जूनर आ जाती है और यहाँ पर उन दोनों को रोकते हुए सीधा बीच में आकर खड़ी हो चुकी थी। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, उसको चक्कर आने लग गए थे यहाँ पर लड़ाई देखकर। तो तियान हाओ कहने लग जाता है उससे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें अपने इज्जत की परवाह नहीं है कि तुम शादी से पहले किसी और लड़के के साथ भाग रही हो, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। एक लड़की को तो सबसे ज्यादा अपनी इज्जत की ही परवाह होती है ना, लेकिन तुम्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किस तरह की लड़की हो तुम, मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन जूनर कहती कि देखो तुम्हें गलत फहमी हो रही है, जैसा तुम सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तियान हाओ कहता है कि गलत फहमी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम दोनों का कुछ तो कुछ चल रहा है, तभी शादी से कुछ टाइम पहले ही ये आया तुम्हें बचाने के लिए, तुम दोनों का अफेयर चल रहा है ना, तभी ये तुम्हें भगाने के लिए आया हुआ था। जूनर कहती है कि मैं और शिमू बिल्कुल भी इनोसेंट है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। शिमू ने बस इतना देखा कि यहाँ पर वो फैमिली जो है मुझे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रही है और वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो आया मेरी हेल्प करने के लिए, इसके अलावा उसका और कोई इंटेंशन नहीं था। तो तियान हाओ कहने लग जाता है कि हेल्प, कैसी हेल्प, आखिर वो फैमिली वाले तुम्हारे साथ करना क्या चाहते थे। तब यहाँ पर जूनर सारी बात बताना शुरू कर देती कि यहाँ पर जब मुझे बताया गया था कि मेरी शादी हो रही है वो हुआ के साथ, जो कि मास्टर वू का सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन शादी के मंडप के टाइम उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो दूल्हे को बदल देंगे और मेरी शादी उनके छोटे बेटे जो कि पागल है उससे करवाई जाएगी। तुमने तो महल के अंदर देखा ही होगा कि आखिर वो कैसा है। जब शिमू को उसके बारे में पता चला तो वो अपनी जान पर खेलकर यहाँ पर आया ताकि मुझे बचाया जा सके इस जिंदगी बर्बाद होने वाली सिचुएशन से। तो यहाँ पर तियान हाओ कहता है कि इसका मतलब तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी शादी उस पागल के साथ हो रही है, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर कोई लड़की उस पागल के साथ शादी करने के लिए कैसे तैयार हो सकती है, वो भी तुम जैसी लड़की जो कि एक रिस्पेक्टेड लड़की है। तो यहाँ पर वो तियान हाओ से कहने
कहना जाती है कि अगर तुम जाकर किसी भी गुलाम से पूछोगे, किसी भी सर्वेंट से पूछोगे ना वो फैमिली के अंदर, तो मैं वो सच बता देगा, क्योंकि ये प्लान अभी से नहीं बहुत टाइम पहले से बनाया गया था प्लान। तो तियानो कहने लग जाते कि देखो तुम जो कह रहे हो ना तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे साइड की स्टोरी है। मैं कभी भी एक तरफ की कहानी सुनकर ना बात में यकीन नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, अगर सिचुएशन अगर ऐसी ही है तो मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा कि अगर सच में वो फैमिली ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है ना तो मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जाते जाते वो शिमू से भी कहना चाहते कि शिमू अगर तू सच में इनोसेंट है ना तो इसका पता भी मैं लगा कर रहूंगा, लेकिन हाँ ये मत भूल जाना कि हम दोनों का बैटल होने वाला है। जो वो कॉम्पिटिशन आएगा उसके अंदर चाहे तू इनोसेंट हो या ना हो, लेकिन कॉम्पिटिशन तो तू जरूर मुझसे लड़ेगा, क्या कहता है? शिमू कहता है कि बिल्कुल मैं कॉम्पिटिशन लड़ने के लिए आऊंगा ना तुमसे, तो मैं उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तियान हुआ तो वहां से जा चुका था। तियान हाउ लगता तो सही बंदा है, समझदार भी है, वो आगे चलकर उतना बुरा नहीं होगा। वुहान यहाँ पर शिमू से कहना चाहती कि तुमने इसको जाने कैसे दिया? 2-4 टांग तोड़नी चाहिए थी ना इसके, मारना चाहिए था इसको, जब से परेशान करके रखा था तुम्हें इसने। इसके बाद हम ड्रैगन गैंग का वो जो लीडर था उसको देखते हैं जो कि मास्टर वू के पास आया हुआ था। मास्टर वू से कहना चाहता है कि इस हफ्ते का हफ्ता कौन देगा? तुम लोग यहाँ पर मुझे पैसे कम क्यों देने लग गए हो? मैं ही हूँ ना वो जो कि तुम्हें इस बाजार के अंदर अपनी गुंडागर्दी करने देता है, तो तुम लोग का पैसे क्यों कम देने लग गए? तो यहाँ पर ड्रैगन गैंग का लीडर कहना चाहता है कि देखिए वो जो फॉक्स गैंग है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, उनके साथ कोई मास्क मैन है वो इतना पावरफुल है कि वो किसी को भी अपने सामने टिकने ही नहीं देता। तो हम यहाँ पर कुछ धंधा कर ही नहीं पाते, किसी को लूट ही नहीं पाते हैं, सब कुछ वो लूट कर चला जाता है, तो हम कैसे पैसे देंगे आपको? तो मास्टर वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई ना कोई तरीका निकालो ताकि उस मास्कमैन को जान से मारा जा सके। तो यहाँ पर वो जो ड्रैगन गैंग का लीडर था वो कहना चाहता है कि जहां तक कि मुझे खबर मिली है ना कि वो कोई और नहीं बल्कि शिमू है, वही रॉयल फैमिली वाला। तो ये सुनकर मास्टर वो जो था वो हैरान हो जाता है कि आखिर वो शिमू इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? वो लोग तो अच्छा खासा रॉयल फैमिली वाले, इतने बड़ी पोजीशन पे वो लोग मौजूद है, तो छोटी मोटी गैंग के बीच में क्यों टांग घुसा रहा है वो? तो यहाँ पर वो लीडर कहना चाहते कि आप जो कह रहे हैं ना कि वो जो शिमू है वो रॉयल फैमिली से मिला हुआ है, लेकिन ऐसा वो नहीं मानता है, वो अपने आप को वहाँ का हिस्सा मानता ही नहीं, वो अपने तरह से अपनी जिंदगी जीना चाहता है, इसलिए वो छोटे मोटे काम करके जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी जरूरत की चीजें को पूरा करता है। ये सारी की सारी बात पता चली मुझे उससे कि जब 2-3 दिन पहले बाजार में मेरे गुंडे जो है वो घूम रहे थे ना, तो उनको दिखा दिया शिमू जो कि वही मास्क पहना हुआ था, उसने अपना मास्क उतारा और वो बात करने गया जिन फैमिली के वो जो लीडर का दूसरा भाई है ना उसके साथ। उनकी सारी की सारी बातों को मेरे साथियों ने सुना, इसके बाद ही मैं आपको बता पा रहा हूँ कि वो मास्क मैन शिमू है वो जिन फैमिली को अपनी फैमिली मानता ही नहीं। मुझे सारी की सारी डिटेल उसके बारे में पता चल गई, और ये हमारे लिए अच्छी खबर वाली बात इसलिए है कि अगर हम यहाँ पर शिमू को कुछ कर भी देते हैं ना तो भी मुझे नहीं लगता कि वो जो जिन फैमिली है बीच में टांग घुसाएगी, क्योंकि ना शिमू जिन फैमिली को अपना मानता है ना जिन फैमिली वाले उसको खास इज्जत देते हैं। तो मास्टर वो से कहना चाहता है कि तुमने कुछ और खास बात नहीं सुनी क्या कि असल में उनके बीच बात किस चीज को लेकर हो रही थी? तो लीडर कहता है कि ऐसा खास तो मैं ढंग से सुन नहीं पाया, मेरे साथियों ने बताया कि वो किसी शिमू का जो फादर है ना उसके बारे में बात कर रहे थे कि उसके फादर के साथ कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा ही कुछ बात हो रही थी, लेकिन ठीक से सुन नहीं पाया। तो यहाँ पर मास्टर वो जो था वो कहने लग जाता है कि ये शिमू ना बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा लगता है, ये हमारे आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। एक काम करो, अपने आदमियों को इकट्ठा करो और इसके पीछे अच्छे से नजर रखना, इसके पल पल की खबर मुझे चाहिए। मैं भी तो देखूं कि अब ये शिमू और कितना बच पाता है मेरी नजरों से। उसने आकर शादी को गड़बड़ कर दिया ना, सीधा दुल्हन को लेकर भगा गया, लेकिन अब मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिमू तेरा अंत करीब आ रहा है। तो यहाँ पर वो लीडर कहना चाहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आप कहेंगे मैं अभी जाता हूँ अपने साथियों को तैयार करता हूँ और शिमू की सारी जानकारी मैं आपको ला कर दूंगा जिस दिन को दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।